ओके। वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके क्लास में और होपफुली पीजीटी के लास्ट क्लास में। आई एम वेरी फाइन नेहा, हाउ आर यू? एंड इन द सेक्शन ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर टुडे वी आर गोइंग टू टैकल द लास्ट वन, नॉट बट नॉट द लीस्ट। एट लीस्ट 2 questions विल बी देयर फ्रॉम द टुडेज पोएट, जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। और जो हमारा आज का पोएट है उसका नाम है नज़ीम एजकिल। नज़ीम एजकिल, EZEKIEL, नज़ीम एजकिल। बाय नेम ये आपको बिल्कुल भी इंडियन नहीं लग रहा होगा, बट नज़ीम एजकिल इज एन इंडियन पोएट एंड नेम थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि कल्चरली ही इज डिफरेंट। नज़ीम एजकिल वॉज अ ज्यू। ज्यू कौन होते हैं? जिनको यहूदी कहा जाता है। एंड हिज पेरेंट्स बिलोंग टू द फेमस ग्रुप बेन इज़राइल। इनके पेरेंट्स इस फेमस ग्रुप बेन इज़राइल से बिलोंग करते थे और इसलिए इनको बेन इज़राइल पोएट कहा जाता है। राइट, क्या कहा जाता है इनको? इनको बेन इज़राइल पोएट कहा जाता है बिकॉज ऑफ दिस ओनली, सॉरी, RAEL। बेन इज़राइल इनके कम्युनिटी का नाम है, ज्यू की कम्युनिटी का नाम है। जी प्रगति, बहुत लोग इनको पहले इंडियन नहीं समझते थे और इस कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं और ज्यू हैं ये। इस पर 2 बार पीजीटी में क्वेश्चन आया है, 2003 में और 2009 में, कि कौन सा पोएट है जो ज्यू है, जो यहूदी है। और एक बार क्वेश्चन जो है बेन इज़राइल पर आया है कि बेन इज़राइल पोएट कौन है, तो वो है मिस्टर नज़ीम एजकिल। जी जागृति आयरिश नहीं है, इजराइली है, इसलिए इजराइल जुड़ा हुआ है ना नाम। इनके जो डिसेंडेंट्स हैं जिसके ये, वो सब बेसिकली इजराइल के लोग थे और वहीं पर ज्यू थे और क्रिश्चियंस भी वहीं पर। क्लियर, ये वहां के हैं। इनकी फैमिली बॉम्बे में सेटल्ड है, सेटल्ड थी और इसलिए इनको बम्बैयाट पोएट भी कहा जाता है। फेमस बम्बैयाट पोएट कहा जाता है इनको, क्योंकि ये बॉम्बे के पोएट हैं और पूरी तरीके से ये अर्बन पोएट हैं। अर्बन पोएट क्या होता है? जो पास्टोरल पोएट का अपोजिट होता है। पास्टोरल कौन होता है? जो रूरल बैकग्राउंड की बात करे, जो नेचर की बात करे और जो बात करे रिवर्स की, फ्लावर्स की, डियर की, फॉन की, राइट, सॉलिटरी रीपर की, उनको कहा जाता है कि वो रूरल सेटिंग होती है, नेचुरल सेटिंग होती है, रोमांटिक पोएट्स होते हैं। बट ये जो बम्बैयाट पोएट है नज़ीम एजकिल, ये अर्बन पोएट हैं, ये शहर के पोएट हैं, ये गांव के पोएट नहीं है। थ्रू आउट लाइफ जो है वो बॉम्बे में ही रहे और ये एक ऐसे पोएट हैं जो खुद भी प्रोफेसर थे इंग्लिश के ही। इस पर भी एक बार क्वेश्चन आया, नहीं 2 बार आया है क्वेश्चन कि कौन सा पोएट था जो प्रोफेसर था, तो ये प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में ये पोएट जो है प्रोफेसर थे और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के अलावा ये विजिटिंग प्रोफेसर भी थे यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स की।
राइट। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में ये विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी पढ़ाने गए थे, वहां पर भी इन्होंने कुछ दिन तक पढ़ाया था, राइट। कुछ दिन तक इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में भी पढ़ाया और विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में, और यहां पर बॉम्बे में तो ये परमानेंट थे ही। और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पोएट, नजीम इजकिल एक क्रिटिक भी हैं, एसेइस्ट तो है ही है, ये ऐसे भी इन्होंने लिखा है, क्रिटिक भी हैं ये, और क्रिटिक के साथ साथ जो है पॉलिटिकल पार्टी भी इन्होंने कुछ दिन तक ज्वाइन की थी। एक पॉलिटिकल पार्टी क्या पॉलिटिकल व्यक्ति थे इंडिया के, नाम था उनका एमएन रॉय, और एमएन रॉय के नेतृत्व में इन्होंने डेमोक्रेटिक रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी भी ज्वाइन किया था कुछ दिनों तक। डेमोक्रेटिक रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी भी इन्होंने ज्वाइन किया था अपने जीवन के कुछ साल, और वो डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य भी रहे। यद्यपि टेम्परामेंट उस तरीके का नहीं था, इसलिए सेटल्ड नहीं हो पाए एज अ पॉलिटिशियन। इसके अलावा एसेइस्ट के अलावा ही वॉज एडिटर, और उन्होंने एक नहीं कई सारी मैगजीन्स को उन्होंने एडिट भी किया था। और उस मैगजीन की अगर हम बात करें कि किस किस मैगजीन को एडिट किया था, तो शायद नाम ही कम पड़ जाएगा या समय ही कम पड़ जाएगा बताते बताते, इतने मैगजीन का उन्होंने जो है एडिट किया था। एक मैगजीन आती थी इम्प्रिंट, दिख रहा है ना यहां पर, हाँ, एक मैगजीन आती थी इम्प्रिंट, इसके ये एडिटर थे। एक मैगजीन आती थी इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, ये इसके एडिटर थे। एक मैगजीन आती थी पेन, PEN के नाम से, ये इसके भी कुछ दिनों तक एडिटर रहे हैं, इसके भी PEN के भी ये एडिटर थे। क्लियर है। और PEN के एडिटर के अलावा इन्होंने एक बहुत ही फेमस ऐसे लिखा था जिसके लिए खास करके ये जाने जाते हैं, और वो था कि नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन। VS नाइपॉल was a critic of India, though he was Nobel laureate। वेस्ट इंडीज के थे, भारत से उनके ग्रैंडफादर गए थे, और उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिया पर, नाम था इंडिया पर जो बुक थी एन एरिया ऑफ डार्कनेस, और उस एन एरिया ऑफ डार्कनेस के अगेंस्ट इन्होंने एक ऐसे लिखा, और उस ऐसे का नाम था नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन। नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन ये ऐसे था नजीम एजकिल का, जहां पर उन्होंने VS नाइपाल के बुक एज अ रिस्पॉन्स टू VS नाइपाल्स एन एरिया ऑफ डार्कनेस, उन्होंने नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन को लिखा था।
आइए कुछ करियर की और बात कर लेते हैं, इनके शुरुआती फेज की कुछ और पॉइंट्स। इनकी स्कूलिंग खास करके, इनकी स्टडी, और फिर इनकी शादी भी। और शादी के साथ एडिटर्स तो हमने आपको बताया ही कि किस किस के मेनली एडिटर थे। उसके अलावा भी कुछ और मैगजीन्स थी, जैसे कि एन इमर्सन्स रीडर, अ जोसेफ किंग रीड, अनदर इंडिया, एंथोलॉजी ऑफ फिक्शन थी, उसको भी इन्होंने एडिट किया था। एजकिल वॉज बॉर्न, जन्म कब हुआ था नजीम एजकिल का? ही वॉज बॉर्न ऑन 16 दिसंबर 1924। एक सेकेंड। बॉर्न ऑन December 16, 1924। कहां पर पैदा हुए थे? इन बॉम्बे, महाराष्ट्र, जिसको अब मुंबई कहा जाता है। राइट, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी बॉटनी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ऑफ बॉटनी विल्सन कॉलेज में। और इनकी मदर एक स्कूल में प्रिंसिपल हुआ करती थी। एजकिल का जो परिवार था, एजकिल्स फैमिली मराठी बोलती थी पूरी तरीके से। मराठी जीविश कम्युनिटी, जिनको बेन इज़राइल कहा जाता था। 1947 में, 1947 में एजकिल ने इंग्लिश लिटरेचर में बीए किया, उसी कॉलेज से जहां पर इनके पिताजी पढ़ाते थे, विल्सन कॉलेज मुंबई में। और उसके बाद कुछ दिन तक पॉलिटिक्स भी ज्वाइन किया। इंग्लैंड भी चले गए 1948 में। और 1948 में इंग्लैंड जाकर के इन्होंने जिस कॉलेज को ज्वाइन किया, उस कॉलेज का नाम था बिरबेक कॉलेज, लंदन। और यहां पर इन्होंने पढ़ा क्या? यहां पर इन्होंने फिलॉसफी पढ़ा है। यहां पर इन्होंने फिलॉसफी पढ़ा है। और इस फिलॉसफी नाम से ही इनकी एक पोयम भी है। आफ्टर 3.5 years एजकिल घर वापस आ गए। बहुत टाइप से इन्होंने नौकरी भी किया घर वापस आने के लिए, पैसे जुटाने के लिए। और फिर वर्कड हिज वे होम एज अ डेक स्क्रबर अबोर्ड अ शिप कैरिंग आर्म्स टू इंडो चाइना। इंडो चाइना को आर्म्स ले जाने वाली एक जहाज थी, उसी पर इन्होंने काम किया और घर वापस आ गए। राइट, अगर हम इनके डेथ की भी बात कर लेते हैं, फिर करियर पर आते हैं। ही डाइड ऑन 9th January 2004। डाइड ऑन 9th January 2004 इन महाराष्ट्र। 9 जनवरी 2004 को महाराष्ट्र में इनकी डेथ हो गई, एक बहुत प्रोलॉन्ग्ड डिजीज से। और वो प्रोलॉन्ग्ड डिजीज क्या थी? जिसको अल्जाइमर्स डिजीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्जाइमर्स डिजीज कहा जाता है। उसी अल्जाइमर डिजीज से इनकी डेथ हो गई। ALZHEI
HEIMER, अल्जाइमर्स डिजीज। कैसी बीमारी होती है ये? अल्जाइमर डिजीज एक ब्रेन से रिलेटेड बीमारी होती है, माइंड में प्रॉब्लम हो जाती है और इसका पहला लक्षण है कि डिमेंशिया हो जाता है। आदमी रिसेंट की चीजों को भूलना शुरू कर देता है और इसी बीमारी की वजह से इनकी डेथ हो गई महाराष्ट्र में मिस्टर नजीम एजकिल की 2004 में। करियर की बात करें अगर हम इन्होंने जब ये 1948 में इंग्लैंड गए, फिलॉसफी पढ़ा। एक नाम आपने सुना होगा CEM जोड का। CEM जोड का एक ऐसे 12th में है, अ डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन। ये CEM जोड नजीम एजकिल के टीचर थे और इन्हीं के अंडर में, CEM जोड के अंडर में इन्होंने 1948 में फिलॉसफी सीखा था लंदन में। 1952 में इन्होंने शादी किया और इनकी वाइफ का नाम था डाइजी जैकब। डाइजी जैकब इनकी वाइफ का नाम था। 1952 में इन्होंने शादी किया है और उसी 1952 में इनका पहला कलेक्शन आया था इनके पोएट्री का और उस पहले कलेक्शन का नाम था अ टाइम टू चेंज। 1952 में पहला कलेक्शन ऑफ टाइम टू चेंज प्रकाशित हुआ था, जिस साल इन्होंने शादी किया था अपनी। किससे शादी किया था? डाइजी जैकब से। उसके बाद, ये तो शुरुआत थी, उसके बाद कई सारे पोएटिक वॉल्यूम्स आते गए। 1960 में दूसरा वॉल्यूम आया और जिसका नाम था द डेडली मैन। द डेडली मैन 1960 में पब्लिश हुआ था और 1953 में एक वॉल्यूम आया था और उसका नाम था 1953 के वॉल्यूम का नाम था 60 पोएम्स। 1953 के वॉल्यूम का नाम था 60 पोएम्स। 1959 में इनका एक वॉल्यूम आया और उस वॉल्यूम का नाम था द थर्ड। द थर्ड 1960 में ही एक और वॉल्यूम इनका पब्लिश हुआ और उसका नाम था द अनफिनिश्ड मैन। द अनफिनिश्ड मैन एक्चुअली इसी को मॉडिफाई करके डेडली मैन को उन्होंने अनफिनिश्ड मैन कर दिया था 1960 में। 1965 में एक वॉल्यूम आया जिसका नाम था द एग्जैक्ट नेम। 1965 में द एग्जैक्ट नेम और फिर 1976 में आया हिम्स इन डार्कनेस। हिम्स इन डार्कनेस 1976 में और फिर आया इनका लेटर डे साम्स 1982 में। लेटर डे साम्स
1982 में, और इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। राइट, 1982 के वॉल्यूम के लिए ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड। द लेटर डे साम्स के लिए द साहित्य अकादमी अवार्ड, और फिर फाइनली द कलेक्टेड पोएम्स ऑफ नजीम एजकिल पब्लिश हुआ था। द कलेक्टेड पोएम्स ऑफ नजीम एजकिल, जो उन्होंने पोएम्स 1952 से लेकर के और 1988 तक लिखी थी, सबको एक जगह रख दिया गया था और उसका नाम था द कलेक्टेड पोएम्स ऑफ नजीम एजकिल, और इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया था, जो लास्ट में द कलेक्टेड पोएम्स ऑफ नजीम एजकिल था। अपार्ट फ्रॉम दिस वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, ही आल्सो रोट अ फ्यू प्लेज। उन्होंने कुछ प्लेस भी लिखे हैं, और उस प्लेस में खास करके 3 प्लेस बहुत फेमस हैं: नलिनी, मैरिज पोएम एंड द स्लीप वॉकर्स। His famous 3 plays are Nalini, नलिनी की एक सब टाइटल भी थी अ कॉमेडी। नलिनी अ कॉमेडी। एक प्ले का नाम था मैरिज पोएम्स, और जो लास्ट प्ले था इनका उसका नाम था द स्लीप वॉकर्स अ ट्रेजिक कॉमेडी। द स्लीप वॉकर्स अ ट्रेजिक कॉमेडी। These were the 3 plays by Nazim Ejkil. Right, ये उनके 3 plays थे: नलिनी, अ कॉमेडी, मैरिज पोएम्स, एंड फाइनली द स्लीप वॉकर्स अ ट्रेजिक कॉमेडी। अ ट्रेजिक कॉमेडी। अब अगर हम इनके क्वेश्चंस की बात करें जो अभी तक यूपी पीजीटी में पूछा गया है, तो घूम करके 2 और 2 4 पोएम्स हैं जिन पर इनके क्वेश्चंस आज तक आया है पेपर में। उनका नाम लिख दे रहा हूं, मैं उससे ज्यादा ही पोएम आपको कराऊंगा, बट द 4 इंपॉर्टेंट पोएम्स दैट हैव बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस बाय पीजीटी, उसमें सबसे पहली पोएम जो है और वेल फेमस जो पोएम है वो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। एक सेकेंड। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन उनके इसी पोएम से आए हैं, और जो दूसरी पोएम जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं उसका नाम है बैकग्राउंड कैजुअली। बैकग्राउंड कैजुअली। और इन 2 के अलावा जो उनकी इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल पोएम्स हैं वो है एक पोएम इंटरप्राइज, एक पोएम फिलॉसफी, एक पोएम है द पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर, गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा टीएस, गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा टीएस।
और इसके अलावा एक पोयम है मैरिज, एक पोयम है मैरिज, और एक पोयम का नाम था द पोस्टर पोयम्स। पोस्टर पोयम, राइट। ये इनके इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल पोयम्स हैं जिनके बारे में अभी आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। चलिए, फिलॉसफी, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर। फिलॉसफी नहीं लिखा क्या? लिखा तो था यार। फिलॉसफी, द पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर एंड नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये तीनों पोएम्स उनके एक सिंगल वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी, और उस वॉल्यूम का नाम था, जिसमें ये तीनों पोएम्स पब्लिश हुई थी, उसका नाम था द एग्जैक्ट नेम। द एग्जैक्ट नेम नाम था जहां पर ये तीनों पोएम्स पब्लिश हुई थी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, फिलॉसफी, द पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर। बैकग्राउंड कैजुअली, जो ये पोयम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोयम किस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी? तो ये पोयम आई थी किसमें? इस पोयम इसके वॉल्यूम का नाम था हिम्स इन डार्कनेस। हिम्स इन डार्कनेस, इसमें ये पोयम बैकग्राउंड कैजुअली पब्लिश हुई थी। क्लियर? तो ये इनकी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जी। एस्केप भी इनकी पोएम है, एक पोएम इनकी प्रोफेसर भी है, ठीक है। इनकी एक पोएम का नाम प्रोफेसर भी है, एक पोएम इनकी एस्केप भी है। ये सब उनकी इंडिविजुअल पोएम्स हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल पोएम्स से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इनकी पोएट्री की थीम होती है, मिस्टर नजीम एजकिल की। एक्चुअली जब नजीम एजकिल का जन्म हुआ था तो इनके जो ज्यूज थे बॉम्बे में अराउंड 20,000 थे, और उसके बाद जब इनकी डेथ होने के करीब आई तो वो 20,000 से सिर्फ 5,000 रह गए थे। माइनॉरिटी पहले भी थे और माइनॉरिटी में अब और माइनॉरिटी में आ गए थे। हुआ क्या था कि इनके खानदान के जो लोग थे वो सब इजराइल चले गए थे, और ये खुद जो है हमेशा एलियनेशन फील करते रहे बॉम्बे में रह करके, और इनकी मैक्सिमम पोएम्स की जो थीम होती है वो यही एलियनेशन होती है, अकेलापन होता है, और इसके साथ साथ दूसरी चीज जो अपने आप आ जाती है उसको फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है। तो फ्रस्ट्रेशन की बात करते हैं, एलियनेशन की बात करते हैं, और सेक्सुअल डिप्राविटी की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, पैट्रियाटिक पोएम्स भी लिखते हैं, और एक पोएम भी है इनकी, उसका नाम ही है द पैट्रियाट। पैट्रियाटिक थीम पर, एलिनेशन की थीम पर और फ्रस्ट्रेशन के थीम पर ये पोएट्री लिखते हैं। लैंग्वेज की अगर हम इनके बात करें तो ही राइट्स इन कोलोक्वियल लैंग्वेज, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, मोस्ट सिंपलिस्टिक पोएट्री की अगर हम बात करेंगे
तो भी नजीम एजकिल का ही नाम आएगा। और इतना प्रोलिफिक राइटर थे कि इनको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पोएट्री का फादर कहा जाता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पोएट्री का फादर कहा जाता है। फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पोएट्री, अगर ऐसा भी कुछ क्वेश्चन बनता है तो वो नजीम एजकिल को ही कहा जाता है। राइट, नजीम एजकिल को एलियनेशन के लिए जाना जाता है, उनके फ्रस्ट्रेशन की थीम के लिए जाना जाता है, उनके सेक्सुअल डिप्राविटी की थीम के लिए जाना जाता है, और उनको उनके पैट्रियटिज्म के लिए जाना जाता है, उनको अर्बन पोएट के लिए जाना जाता है, और उनको हमेशा इंडिया के सपोर्ट में खड़े होने के लिए जाना जाता है, दो ही वॉज अ बेन इजरायली। और इसके अलावा उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की पोएट्री का मराठी में ट्रांसलेशन किया था, इसलिए भी वो फेमस है। राइट, दो ही was born and brought up in the English environment, English culture, but he was very well versed in Marathi। और नेहरू की पोएम का मराठी में ट्रांसलेशन किया, और बहुत सारी मराठी पोएम्स का इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन किया था, और इसलिए ये उनके वर्सटाइल है। पूरी तरीके से कह लीजिए कि ही वॉज अ प्रोफेशनल पोएट। राइट, और उस प्रोफेशनल पोएट में वो हर चीज बिल्कुल परफेक्टली करते हैं, और उसी परफेक्शन के लिए शायद हम उनको जानते भी हैं, और वो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड भी हैं। राइट, उसी प्रोफेशनलिज्म के लिए। और पोएट्री की उनकी जो डेफिनेशन है वो कहते हैं कि पोएटिक रीजनेबलनेस इज द सोल ऑफ पोएट्री एंड द एम ऑफ लिटरेचर इज डिस्कवरी एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रुथ। एम जो है लिटरेचर का, जो लिटरेचर का एम है वो क्या है? द एम ऑफ लिटरेचर इज टू स्प्रेड ट्रुथ, इज डिस्कवरी एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रुथ। ये जो है इस बेन इजरायली, इस फेमस बम्बईयाट पोएट की लाइंस हैं। पोएट्री के लिए बोलता है, एक अलग से टर्म है पोएटिक रीजनेबलनेस की बात करते हैं, और पोएटिक रीजनेबलनेस इज द सोल ऑफ पोएट्री। और इसीलिए जो एक पोएट थे सर अरविंदो घोष, जिसको आप कहते हो, अरविंदो घोष की एक बुक आई थी जिसका नाम था द फ्यूचर पोएट्री। द फ्यूचर पोएट्री, और फ्यूचर पोएट्री को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था इस बंदे ने, और पूरी तरीके से उसको रिजेक्ट कर दिया था, और ये बताया था कि पोएट्री का भी एक रीजन होता है, पोएट्री की भी एक रीजनेबिलिटी होती है। क्लियर? तो ये सारी बातें जो है इनके बारे में थी। अब किसने कहा था विनीता जी, ये तो मुझे नहीं पता, बट जो मुझे पता था मैंने आपको बता दिया है। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन जो इनकी पोएम है, ये उनकी सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड पोएम है। पूरी तरीके से ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। उनके खुद की मदर को एक स्कॉर्पियन ने बाइट किया था, और उसी स्कॉर्पियन के बिच्छू के डंक मारने पर पूरी पोएम है, इसलिए ऑटोबायोग्राफिकल हो गई है। इंडियन मदर का एटीट्यूड क्या होता है, इंडियन मदरनेस की बात किया है इन्होंने इस पोएम में, जहां पर मदर ये कहती है
कि अच्छा हुआ स्कॉर्पियन ने मुझे डंक मारा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया है। मतलब कि जो इंडियन मदर होती हैं उनके लिए अपनी लाइफ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि उनके बच्चों की है। तो ये उस मदर के एटीट्यूड को, मदरिज्म को इस पोएम में उन्होंने शो किया है। और इसके अलावा उन्होंने इंडिया के सुपरस्टिशंस को भी यहां पर दिखाया है कि जैसे जब किसी को बिच्छू डंक मार देता है या सांप काट लेता है तो बाहर से बड़े बड़े लोग बुलाए जाते हैं मंत्रोच्चार करने के लिए, झाड़ फूक करने के लिए। उसका भी अच्छा खासा मजाक उड़ाया है नजीम एजकिल ने अपने इस पोयम में। द पोएट ने कहा है कि माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रेन। अच्छा ये हुआ, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, उसने मुझे पिक किया, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट और खास लाइन है। द पोएम इज अ नैरेटिव पोएम एंड ऑटोबायोग्राफिकल होने की वजह से पूरी पोएम जो है वो फर्स्ट पर्सन नरेशन में है। इनकी पोएम्स बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी पोएम्स होती हैं, बट दे आर टोटली मीनिंगफुल, राइट। नॉट इवन अ सिंगल वर्ड जो है एक्स्ट्रा नहीं होता, सुपरफ्लुअस नहीं होता। और नजीम एजकिल इंडियन पोएट्री में इसलिए भी जाने जाते हैं अपने ब्रीविटी ऑफ वर्ड्स के लिए भी, अपने ब्रीफनेस के लिए भी, अपने संक्षिप्त होने के लिए भी। ही इज फेमस इंडियन पोएट। क्लियर। ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, द मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड पोएम, एंड आई डोंट थिंक दैट देयर विल बी एनीवन हु वुडंट हैव गॉन थ्रू दिस पोएम एवर, जिसने कभी इसको पढ़ा ना हो। और इसके बाद जिस पोएम की हमको बात करना है वो पोएम है उनकी बैकग्राउंड कैजुअली। बैकग्राउंड कैजुअली जो उनकी पोएम है ये भी कहां पर पब्लिश हुई थी? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन द हीम ऑफ डार्कनेस। हीम ऑफ डार्कनेस में ये पोएम पब्लिश हुई थी। हीम ऑफ डार्कनेस में ये पोएम पब्लिश हुई थी। और हीम ऑफ डार्कनेस कब पब्लिश हुई थी? हीम ऑफ डार्कनेस 1976 में पब्लिश हुई थी, 1976 में पब्लिश हुई थी ये पोएम, राइट। इट इज कंपोज्ड इन कन्फेशनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल वेन। फिर से ये पोएम ऑटोबायोग्राफिकल है और फिर से ये पोएम ऑटोबायोग्राफिकल को ही कन्फेशनल कहा जाता है। ऑटोबायोग्राफिकल और कन्फेशनल वेन में पूरी पोएम लिखी गई है। इट हैज 3 सेक्शंस एंड ईच सेक्शन हैज 5 स्टेंजास ऑफ 5 लाइन्स। 3 सेक्शन है और इन ईच सेक्शन 5 स्टेंजास ऑफ 5 लाइन्स मीन्स टोटल 25 लाइन्स। और 3 सेक्शन में है, इट मीन्स द पोएम इज इन 75 लाइन्स। 75 लाइन में पूरी पोएम लिखी गई है। द पोएट reflects over his failures and achievements. He has deep roots in India. He has a deep sense of belonging not only to India but to Bombay also. फिर वही बात जो कह रहा था, एलियनेशन जो फील करते हैं उसी पर इन्होंने फोकस किया है। यहां पर एलियनेशन के अलावा वो बिलोंगिंगनेस को भी उठाते हैं। वो इंडिया में है तो इंडिया में जो उनकी बिलोंगिंग है उसकी बात करते हैं, और इंडिया से ज्यादा बिलोंगिंग की बात करते हैं वो बॉम्बे की। बॉम्बे एक आइए कह लीजिए, ये तो एक पोएट है जिनके लिए बॉम्बे ही सब कुछ है। और वैसे एक नॉवलिस्ट है सलमान रुश्दी, जो भी कोई भी नॉवेल लिखेंगे घूम फिर के एक बार बॉम्बे जरूर आएंगे, क्योंकि उनका भी जन्म बॉम्बे में ही हुआ था, राइट। ही गोज टू स्कूल, स्कूल जाते हैं। क्या होता है, क्रिश्चियंस इनको हेट करते हैं क्योंकि ये ज्यू हैं, ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है। हिंदूज और मुस्लिम्स इनको बहुत अनकाइंडली ट्रीट करते हैं क्योंकि ये ज्यू हैं।
और इस सब की बात इन्होंने ये बैकग्राउंड कैजुअली में किया है कि हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय हिज स्कूलमेट्स व्हेन ही वाज इन स्कूल एंड हाउ वाज ही ट्रीटेड इन द सोसाइटी ऑफ अ फ्यू थाउजेंड पीपल। कुछ हजार लोगों के बीच में क्या रिप्यूटेशन होती है इनकी, उस सब की बात ये करते हैं। और ही हैज टू लिव इन द बेसमेंट रूम ऑफ फिलॉसफी, पॉवर्टी एंड पोएट्री, राइट। अपने शादी की बात उन्होंने इसी में किया, अपने लंदन जाने की बात उन्होंने इसी पोयम में किया। ही ड्रीम्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स कैन नॉट बिट्रे, ही यूजेस इनर टेंशंस एंड फ्रस्ट्रेशंस एंड पोर एक्सपीरियंसेस इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स। इंडियन रियलिटी इज द ब्रेथ ऑफ दिस पोयम। इंडियन रियलिटी जो है उसी की ब्रेथ की बात उन्होंने इस पोयम में अपने किया है। क्लियर? पूरी पोएम जो है उनके बिलोंगिंगनेस पर है, उनके फ्रस्ट्रेशन पर है, उनके डिस्क्रिमिनेशन पर है, हाउ वाज ही डिस्क्रिमिनेटेड। तो इन सब पर जो है उन्होंने जो पोएम लिखी है उस पोएम का नाम है द बैकग्राउंड कैजुअली। और फाइनली वो इस लाइन को कबूल भी करते हैं, माई बैकवर्ड प्लेस इज वेयर आई एम। मेरा जो प्लेस क्या है, माई बैकवर्ड प्लेस इज वेयर आई एम, जहां मैं हूं वही मेरा प्लेस है। इससे ज्यादा ना मैं कुछ हूं और ना मुझे कुछ चाहिए भी। फर्स्ट सेक्शन डील्स विद द चाइल्डहुड, सेकेंड सेक्शन डील्स विद द एडल्टहुड एंड द थर्ड सेक्शन जो है इट डील्स विद हिज ओल्ड एज। जी एब्सोल्युटली राइट। क्लियर? ये 3 पॉइंट्स है जिससे बैकग्राउंड कैजुअली डील करती है। अगली पोएम पर उनके आ जाइए। एक पोएम है उनकी फिलॉसफी। फिलॉसफी उनका सब्जेक्ट भी है और फिलॉसफी उनकी पोएम भी है। और ये फिलॉसफी 1965 में उनके वॉल्यूम द एग्जैक्ट नेम में पब्लिश हुई थी। और इट इज अ लिरिक डिवाइडेड इनटू 4 स्टेंजाज ऑफ 4 लाइन्स ईच। 4-4 लाइन की 4 स्टेंजाज, मतलब टोटल 16 लाइन्स में पूरी पोएम डिवाइडेड है। इट रिवील्स डीप थॉट्स थ्रू evocated imagery. The poet is a student of philosophy in London. He lives in the basement with philosophy. The mills of God are at work continuously in the world of philosophy. और कहते हैं कि पोएट्री जो है, पोएट्री gives meaning to human life. It explains what science and philosophy cannot be. राइट, पोएट्री को प्रेफरेंस दिया है, फिलॉसफी को निगेट किया है और कहते हैं कि जो पोएट्री होती है वो कभी साइंस नहीं हो सकती, या कह लीजिए साइंस जो है, फिलॉसफी जो है वो कभी पोएट्री नहीं हो सकती। एंड पोएट्री इज द ओनली वे टू एक्सप्रेस द रियलिटी। इसकी बात उन्होंने इस पोएम में, फिलॉसफी में किया है। क्लियर? जो एक पोएम अभी आपको बताया था, अ गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा टीएस। मिस पुष्पा टीएस इनके सिस्टर का नाम था और इनकी सिस्टर इंग्लैंड जाने वाली थी, फॉरेन जाने वाली थी। और उसी फॉरेन ट्रिप पर जो है ये उनकी पोएम है, द पोएट अ फेयरवेल गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा टीएस। क्लियर? ये उनके जर्नी पर है जो वो इंडिया से फॉरेन जाने वाली हैं। उनके फ्रेंड्स आते हैं सब उनको विदा करने, उनको गुड बाय करने, और उसी गुड बाय पर ही पोएम है अ गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा टीएस। क्लियर है? कोई डाउट? अगली पोएम जो है वो है पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर। पोएट लवर बर्ड वॉचर, बिल्कुल वैसे जैसे कि शेक्सपियर बात करते हैं अपने प्ले मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, द लुनाटिक, द लवर एंड द पोएट, ये तीनों एक ही तरह होते हैं। वैसे ये बात करते हैं कि पोएट, लवर और बर्ड वॉचर जो है
ये सब सेम होते हैं। The poem is about patience, which according to the poet is the only way for the poet, the lover and the bird watcher to succeed. In the poem he describes the patience is the best action to achieve the goal. ऐसा अगर गोल आपको अचीव करना है, अगर आपका कोई टारगेट है, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? पेशेंस। और इस पोएम में द पोएट, लवर एंड बर्ड वाचर तीनों को ही पेशेंस की जरूरत होती है। इन द पोएम ही डिस्क्राइब्स दैट पेशेंस इज द बेस्ट एक्शन टू अचीव द गोल। राइट, पेशेंस जो है सबसे बेस्ट चीज है अगर आपको कोई गोल अचीव करना है तो। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। लाइक द लुनाटिक, द लवर एंड द पोएट draws similarities between the poet, the lover and the bird watcher. The poem has been divided into 2 stanzas having 10 lines each. 20 लाइन की पोएम है and the rhyme scheme is ABBA, AC, DC, DD। ये सब कभी नहीं आएगा, बस आपको इतना बता दिया, the poet, lover and bird watcher। क्लियर? अपने मैरिज को लेकर के भी बहुत परेशान रहते थे मिस्टर नजीम एजकिल, और कहते थे कि शादी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। और इस पर भी उन्होंने एक पोएम लिखा है और उस पोएम का ही नाम है मैरिज। क्लियर? इस पोएम पर, इस अपने एक्सपीरियंस पर भी उन्होंने लिखा है कि मैरिज इज द वर्स्ट मिस्टेक दैट ही कमिटेड। सबसे खराब चीज जो थी वो मैरिज ही थी। अगर शादी ना करते तो बहुत मजे में रहते। मुंबई जो उनका सबसे फेवरेट प्लेस था, उस मुंबई को उन्होंने एक अपनी पोएम में बारबैरिक सिटी डिस्क्राइब किया है। बारबैरिक सिटी कहा है और कहा है कि ऐसी सिटी है पूरे देश में सबसे बदनसीब शहर जो है वो बॉम्बे है। और वो क्यों है? बिकॉज इट इज डिप्राइव्ड ऑफ सीजन्स। वहां पर एक ही सीजन हमेशा होता है, हमेशा गर्मी होती है, सर्दी ही कभी नहीं होती। बारबैरिक सिटी, सिक विद स्लम्स, डिप्राइव्ड ऑफ सीजन्स, ब्लेस्ड विद रेन्स। ये क्वेश्चन एक बार नेट में आया था, यूजीसी नेट में आया था, शायद 2012 में आया है। बारबैरिक सिटी सिक विद स्लम्स। सिक विद स्लम्स, डिप्राइव्ड ऑफ सीजन्स, ब्लेस्ड विद रेन्स। डिप्राइव्ड ऑफ सीजन्स, ब्लेस्ड विद रेन्स। बारिश खूब और सीजन हमेशा एक ही जैसा, ब्लेस्ड विद रेन्स। ये नजीम एजकिल के विचार हैं, ये नजीम एजकिल के ओपिनियंस हैं बॉम्बे को लेकर के, बॉम्बे के बारे में। क्लियर? बॉम्बे के बारे में ये उनके अपने व्यक्तिगत पर्सनल ओपिनियंस हैं, अपने विचार हैं। और पोएट्री के बारे में तो हमने आपको ही बता दिया कि इनका क्या विचार है। पोएट्री के बारे में पोएटिक अनरीजनेबलनेस की बात करते हैं नजीम एजकिल। पोएटिक अनरीजनेबलनेस इज द सोल ऑफ पोएट्री। पोएटिक अनरीजनेबलनेस is the soul of poetry. Poetic unreasonableness is the soul of poetry, ये इनका मानना है। और अपनी पोएट्री में ये कल्चरल सिंथेसिस की बात करते हैं। कल्चरल सिंथेसिस की बात करते हैं
मतलब इनका कल्चर तो बेन इजरायली कल्चर है और वो इंडियन कल्चर में रहते हैं। और मुंबई में खास करके जिसको मल्टी कल्चरल सिटी कहा जाता है, तो इनका मानना है जैसे कि बचपन में क्रिश्चियंस हिंदूज और मुस्लिम्स इनको हेट करते थे, टॉर्चर करते थे, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कल्चरल सिंथेसिस है, हमें सबको मिला करके चलना चाहिए। और अपनी पोएट्री में ये इस कल्चरल सिंथेसिस की भी बात करते हैं। पोएट्री के बारे में इन्होंने और कहा है कि ऐसी पोएम जिसमें कोई नॉलेज ही नहीं होता, जिसमें कोई ज्ञान ही ना हो। अ पोएम एम्पटी ऑफ नॉलेज इज अ पोएम दैट merely skims the surface of life. A poem empty of knowledge ऐसी पोएम जिसमें नॉलेज हो ही ना, बिल्कुल एम्पटी ऑफ नॉलेज हो, इज अ पोएम दैट merely skims एक ऐसी पोएम होती है जो स्किम कर जाती है द सरफेस ऑफ लाइफ को, स्किम्स द सरफेस ऑफ लाइफ। मतलब कि निजी मेजकिल जो थे वो अपनी पोएट्री में प्रीचिंग का भी काम करते हैं, ज्ञान देने का भी काम करते हैं। इनकी पोएट्री सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि रिफॉर्मेशन की भी ये बात करते हैं। ये रिफॉर्मेटिव पोएट्री लिखते हैं। एंड थ्रू देयर पोएट्री वी एक्सपीरियंस अ रियलिटी दैट इज श्योरली ग्रेटर देन द पोएट्री, बट देन ओनली ग्रेट पोएट्री कैन पॉइंट टू अ रियलिटी ग्रेटर देन इटसेल्फ। और ये भी बोलते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू हैव अ फुल एंड फाइनल व्यू ऑफ द नेचर ऑफ पोएट्री, राइट। फुल एंड फाइनल व्यू नेचर का इसको भी नहीं जाना जा सकता है। पोएटिक ट्रुथ में बी लोकेटेड एनीवेयर बिटवीन द स्ट्रिक्टिकली पर्सनल एंड यूनिवर्सल। पोएट्री पर्सनल भी हो सकती है और यूनिवर्सल भी हो सकती है, और पोएटिक ट्रुथ दोनों के बीच में कहीं पर भी रखा जा सकता है, कुछ फिक्स्ड नहीं है। और इसीलिए कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू हैव फुल एंड फाइनल व्यू ऑफ पोएट्री। फुल और फाइनल व्यू ऑफ पोएट्री का कभी नहीं जान सकते, आप वहां तक कभी भी पहुंच नहीं सकते। इट इज पोएट्री, जो पोएटिक ट्रुथ है, पोएटिक ट्रुथ में लाई बिटवीन समवेयर पर्सनल एंड यूनिवर्सल, दोनों में वो कहीं पर भी जा सकता है। और इसीलिए इनकी जो पोएट्री की थीम होती है वो रिलेशनशिप है। इनकी पोएट्री की थीम लव है, सेक्स है, एलियनेशन है, सेपरेशन है और कल्चरल सिंथेसिस है। इन सब पर बात ये करते हैं। एक इनकी पोएम है जिसका नाम है आइलैंड, और उस आइलैंड में वो भारत को ना छोड़ने की वकालत करते हैं। इस पोएम में वो बात करते हैं कि मैं भारत में ही पैदा हुआ हूं, भारत में ही रहूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं। आई कैन नॉट लीव दिस आइलैंड, मैं इसको कभी छोड़ता नहीं हूं। आई वॉज बॉर्न हियर एंड बिलोंग, मैं यहाँ पर पैदा हुआ था, मैं यहाँ पर बिलोंग करता हूँ। ये तब की बात है जब उनके बहुत सारे कंपैट्रियट्स देश छोड़ करके जा रहे थे फॉरेन अब्रॉड, तब उन्होंने कहा था आइलैंड पोएम में, आई वॉज बॉर्न हियर एंड आई बिलोंग, मैं इसको कभी छोड़ नहीं सकता हूँ। और अभी जब सिटीजनशिप के इश्यूज को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, वहां पर ये और ज्यादा रेलिवेंट हो जाते हैं। क्लियर? वीएस नाइपाल से और निजी मेजकिल से इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर इंटरटेनिंग मी, थैंक यू वेरी मच फॉर बियरिंग विद मी। आपके साथ
बहुत समय बिताया, बहुत समय आपका लिया भी, और आज फाइनली आपका बैच कंक्लूड हो रहा है। बहुत सारी वेल विशेस आपके लिए। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, हमेशा बढ़ने की कोशिश करते रहें, और ध्यान ये रखें कि किसी को पिछाड़े नहीं, सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, आप आगे बढ़ें इस कॉस्ट पर नहीं कि किसी का नुकसान हो, दूसरे का फायदा करते रहें और अपना भी फायदा करते रहें, देश के लिए काम करते रहें, अपने मातृभूमि के लिए काम करते रहें। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आपकी क्लास आज यहीं पर वाइंड अप हो रही है। आप खूब पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, खूब लगन से पढ़िए। जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो, उसके लिए मैं यहाँ पर ऑल टाइम अवेलेबल हूँ। मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। टीएस एलियट पर एक वीडियो बची है, तो कल तो नहीं, संडे को ज़रूर आपको वीडियो, या मंडे को आपके पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी। और बहुत मिस करेंगे हम आपको, और शायद आप भी मुझे मिस करें, या आप ना करें, मैं ज़रूर मिस करूंगा आपकी क्लास को, और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सबका सिलेक्शन इसी बार हो जाए। पर्सनल मेरा नंबर आप सबके पास है। आई एम विद यू एंड यू आर विद मी। हम बिल्कुल सेपरेट नहीं हो सकते। जैसे नजीम एजकिल इंडिया से नहीं हो सकते, वैसे आप और हम सेपरेट नहीं हो सकते। बट हमको देश के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए इकट्ठा रहना भी नहीं है, चलना ही होगा। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तुझे चलना होगा। क्लियर? इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल एक क्लास लेना है हमको जॉन मिल्टन पर। कुछ लोग कह रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें छूटी हैं, तो एक रिवीजन होगा जॉन मिल्टन का। जिनको भी ज्वाइन करना हो कल शाम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने टीजीटी और पीजीटी दोनों को कल के लिए क्लब करवा दिया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक। सेम हियर रीता राज जी। I hope you will never forget me and you will get your desired result very soon. Thanks. You are most welcome. जागृति जी, यस सर, हम भी आपको बहुत याद करेंगे। आशीष जी, डेफिनेटली। रीता राज जी, ऐसे इमोशनल ना करिए, ज़िंदगी का नाम ही चलना है, चलने का नाम ज़िंदगी है। हम ऐसे चलते रहेंगे और ज़िंदगी ऐसे चलती रहेगी। थैंक यू सो मच सबको ज्वाइन करने के लिए। ऑल द बेस्ट।